नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि आखिरकार जिस तरह से लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, उस पर रोक कब लगेगी? काल बन रही जहरीली शराब का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जो अवैध शराब बिक रही है, जो जहरीली शराब बिक रही है, उस पर रोक कब लगेगी। लगातार शासन प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, बावजूद इसके ये जो मौत का आंकड़ा है जहरीली शराब पीने का और उसके बाद मौत का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में, उसके बाद प्रयागराज में और उससे पहले भी ना जाने किस तरह से अलग अलग शहरों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा बढ़ा है, लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर जहरीली शराब पीने से जो लोगों की यहाँ पर मौत हो रही है, उस मौत का जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, और जो ये कारोबार फल फूल रहा है, किसकी शह पर यह कारोबार यहाँ पर हो रहा है, वो मौत के सौदागर कौन है, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, किस तरह से कदम सरकार को उठाने चाहिए। जो सरकार कदम उठा रही है इस तरह के मामलों पर और रोक लगाने की कोशिश जो की जा रही है सरकार की तरफ से, क्या वो काफ़ी है या सरकार को और कदम उठाने होंगे? ये बड़े अहम सवाल हैं। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हरिओम मौर्य हैं, नेता बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हरिओम मौर्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आसिफ बेग, हमारे यूपी ब्यूरो भी हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़ रहे हैं, आपका भी आसिफ जी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आसिफ जी मेरा आप ही से है, जो जहरीली शराब पीने से लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो कैसे कम होगा, किस तरह से रोक लगेगी, और जो मौत के सौदागर हैं उनके खिलाफ और किस तरह से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए? निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मामला है। लगातार जो है जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कि हाल ही में लाखों में 6 लोगों की मौत हो गई। कई जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। प्रयागराज में जो है यह मामला है और उससे पहले 2019 में बाराबंकी में 12 लोगों की मौत हो गई थी। 15 लोग जो है बेहद गंभीर रूप से जो है बीमार हो गए थे। और पहले का समझ है कि लगातार सरकार का ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, जिसके तहत और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कि सच्चाई पर अगर गौर करें, अगर सच्चाई की बात करें तो जो अभियान चलाया जाता है उसमें सिर्फ जो उद्योग कर चुके हैं शराब के धंधे जो और शराब जो है कार्रवाई जो है इसी पर होती है। 1 लीटर 2 लीटर और 5 लीटर अगर शराब बरामद कर हत्या की जाती है, वही लोग जो है जमानत पाने के बाद तुरंत जो है फिर से अपना पुराना सही धंधा और शराब शुरू करेंगे। अगर बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई की बात करें तो बड़े शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। या लखनऊ में इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार ने एक्शन लिया और कमिश्नर को हटाकर पानी को हटाकर डीके ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी। अभी आवाज बंद करो। ये नहीं दिखा कि प्रयागराज में अवैध शराब में लोगों की मौत हो गई। अगर बात की जाए तो किस तरह से शराब माफिया सक्रिय है। और बिल्कुल आसिफ, बड़ा सवाल यही है कि जो ये सक्रिय नजर आ रहे हैं इस तरह के जो सौदागर हैं, उन पर कब रोक लगेगी और किस तरह से और कार्रवाई होनी चाहिए। हरिओम मौर्य जी, जो मौत बांट रहे हैं जहरीली शराब के साथी हैं, इन पर कब रोक लगेगी, किस तरह से सरकार कदम और कड़े उठा रही है? सरकार लगातार इस पे अपना काम कर रही है जी। और जिन सरकारी शराब भट्टी पर ये शराब बिक्री हुई उनको, उसके सेलमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनके नाम ठेका है संगीता और उनके पति पत्नी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जो भी दोषी होगा सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है सर, ठीक है सर। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, अगर आपसे बात की जाए, जिस तरह से आपने तो यूपी की कानून व्यवस्था को बड़ी करीब से देखा है,
लेकिन अवैध शराब की बिक्री हो, जो जहरीली शराब यहाँ पर बेची जा रही है, जिसे पीने के बाद कई घरों की खुशियाँ जो हैं वो बिखर चुकी हैं, और जो इसका कारोबार कर रहे हैं, कब रोक लगेगी? किस तरह से सरकार को और कदम उठाने होंगे और सख्त से सख्त कानून कैसे बनाना होगा सर? देखिए, लगातार सरकार अपना काम कर रही है और इनके जो शराब माफिया हैं, जो इस तरह की आज दिन घटना हो रही है, चाहे वो पंजाब में 38 से लेके 104 मौतें हुई हो, चाहे उज्जैन में मौतें हुई हो, चाहे हरियाणा में 20 लोगों की मौतें हुई, मैं यहाँ पर सरकार इसे सख्त और भी इसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि और सख्त कानून बनाकर इन शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाकर इनके कार्रवाई की जाए और इनके लिए जो इस तरह के मौतों के सौदागर हैं, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है सर। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, क्या सरकार को और कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है? जो मौत बांट रहे हैं ये कारोबारी, जो अवैध कारोबार कर रहे हैं ये लोग, वो कौन लोग हैं और किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? खाना बना के लाना। बड़ी जब दुर्घटना होती है तो ये मान के चलिए शराब माफिया से संलिप्तता हमारी है। बिना हमारी संलिप्तता, जब मैं हमारी कहता हूं तो इसमें पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग की संलिप्तता के बिना ये चीज और ये दुर्घटनाएं संभव नहीं है। हम लोग जब नौकरी में आए थे तो हमारे डीआईजी कहते थे सब लोग आप लोग प्रमाण पत्र दें कि हमारे क्षेत्र में नाजायज शराब की बिक्री नहीं होगी, और अगर बाहर से छापे में नाजायज शराब पकड़ी जाती तो पूरी मेरी जिम्मेदारी मानी जाए और मेरे खिलाफ कठोरतम विभागीय कार्रवाई की जाए। और विभागीय कार्रवाई जब होती थी तो उसमें निलंबन नहीं होता था, उसमें सीधे डिसमिसल होता था। जी। आपने देखा होगा मेरठ में अभी एक्साइज पुलिस का छापा पड़ा तो ठेकेदार की हिम्मत तो ये देखिए, फावड़ा लेकर के वो चढ़ बैठा एक्साइज वालों के खिलाफ और पुलिस वालों के खिलाफ। मैंने वो भी दिन देखे कि जब पुलिस के छापे जाते थे तो इस तरीके के लोग पतलून गंदी कर देते थे। इतनी दहशत पुलिस और एक्साइज की रहती थी। वो दहशत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी संलिप्तता है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री के विश्वास के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया है। नीचे वालों की संलिप्तता के बिना इतनी बड़ी नाजायज भर्ती नहीं चल सकती। नए कानून की अगर हम बात कर ले, मैं 2 कानून आपके सामने पेश कर रहा हूं, इन्हीं का जरा सदुपयोग कर ले। अपने तर्कस में जो हथियार और तीर हैं उनको तो एक बार इस्तेमाल कर लें। यूपी गैंगस्टर्स एक्ट धारा 14(1), इसके अंतर्गत अगर आप चल अचल संपत्ति कर दे तो सड़क को झाड़ू लगाते मिलेंगे आपको। दूसरा कानून है रासुका, जिसमें लोक व्यवस्था भंग हो जाती है, उसमें इनको निरुद्ध आप कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के 1 साल तक। और इनके जो शराब के ठेके हैं, इनके और इनके परिवार के, वो सब निरस्त करके ब्लैकलिस्ट करके ताजिंदगी ये ठेके के लिए मोहताज हो जाए। ये पेशेवर पुश्तैनी ठेकेदार लोग हैं। और चूंकि जो क्रय और विक्रय की कीमत में जो अंतर है, नकली आएगी करीब 5 रुपए बोतल और असली आएगी लगभग 75 रुपए बोतल, तो 70 रुपए का मुनाफा तो टाटा बिरला भी नहीं कमा सकते हैं। तो ये तो कई 100% का मुनाफा है। तो जाहिर है कि इसमें पुलिस और एक्साइज की बिना संलिप्तता के नहीं हो सकता। कानून आपके पास है, इच्छा शक्ति को ले आइए। और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया उनका निलंबन पर्याप्त नहीं है, उनका डिसमिसल होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे यहाँ पर, लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि आबकारी विभाग और पुलिस की मिली भगत से इस तरह का जो कारोबार होता है वो फल फूलता है सर। इसमें कोई संदेह की बात है जी। नाजायज भर्ती हमारे नाक के नीचे अगर चल रही है, हमारी क्या गोपनीय सूचनाएं हैं, हमारी अभिसूचना तंत्र क्या कर रहा है जी। हमको ये पता लग जाना चाहिए। प्रत्येक ग्राम चौकीदार, एक गांव में 12 सरकारी कर्मचारी रहते हैं जी। आशा बहुएं हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, विलेज चौकीदार है, सरकारी असलहा के लाइसेंसदारान हैं, इसके अलावा प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं, जो कोटेदार है। ये सब आपको बता सकते हैं गांव में कच्ची शराब कहाँ बिक रही है, जहां महुआ की बहुतायत है, जहां पर गन्ने के रस को पका करके शराब के लिए आपको बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए। उस रॉ मटेरियल के हिसाब से पूरा एक सप्लाई लाइन, सप्लाई चेन चलती है। उस सप्लाई चेन से न एक्साइज अनभिज्ञ है, न पुलिस अनभिज्ञ है। और उसके बावजूद अगर इस प्रकार की दुर्घटना घटती है, यह मान के चलिए उन बिना उनकी संलिप्तता के ये व्यापार संभव नहीं है। अगर आप इस पर गौर करें कि अगर एक स्थान से 500 बोतल शराब मिलती है एक जगह से, तो 500 बोतल को इनको 100 से गुणा कीजिए और उसमें 5 करके घुटा दीजिए, वो पूरा मुनाफा है। और उसका 50% रिश्वत के तौर पर जाता है पुलिस और एक्साइज को। इसलिए तो आपको नियंत्रण बिलाल साहब करना ही पड़ेगा। और ईमानदार मुख्यमंत्री के नीचे ये हो रहा है, मुझे तो इस बात से मैं हतप्रभ हूं। बिल्कुल सर।
और बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सके। हरिओम मौर्य जी, जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अगर बात की जाए? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार और बड़ी ईमानदारी से अपना प्रदेश को चला रहे हैं जी। ये डीजीपी साहब ने ये बात की है कि सख्त कानून जो है उसी पे अमल हो जाए, तो मुझे लगता है कि इनकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी जी। और जो अधिकारी बढ़िया ईमानदारी से अपना काम कर लें और जो दोषी पाए उन्हें डिसमिस किया जाए, तो ये वास्तव में ये तंत्र सुधरेगा और ये घटनाएं भविष्य में होनी बंद हो जाएंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है सर, लेकिन एक के बाद एक इस तरह की घटना सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ में इस तरह की घटना सामने आती है, 6 लोगों की मौत हो जाती है, तो सर कब रोक लगेगी? बड़ा सवाल यही है कि कब बड़ी कार्रवाई की जाएगी, कब इस तरह का जो जहां पर काला कारोबार जो फल फूल रहा है, जो लोगों की मौत का कारण बन रहा है, पूरी तरह से कब रुकेगा सर ये? बहुत जल्दी ही सरकार इस पे अब कार्रवाई इसे अमल में लाएगी और इस तरह का जो लोग माफिया हैं, जो इस तरह का बिल्कुल ये कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्त कानून की कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में बहुत जल्दी हमारी सरकार निर्णय लेने वाली है। इन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि ये आगे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है सर। आसिफ बेग जी, सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिरकार कौन लोग हैं ये जो इस तरह का काला कारोबार कर रहे हैं, जो मौत बांट रहे हैं? जी, सरकार फिलहाल की जिस से जो है न्याय होती है, उसके बाद प्रदेश की पुलिस जो है स्थल में आती है, छापेमारी होती है, स्थिति होती है, जिस तक मामला ठंडा रहेगा उसके बाद जो है फिर जो है जहरीली शराब की बात करें तो फिर घटनाएं हो जाती है और बड़ी घटना होती है, जिससे कहीं न कहीं यह लग रहा है कि वो कागज से शराब माफियाओं का बेहद मजबूत है और यही वजह है कि वो अपने कारनामों के पास नहीं आ रहे हैं और अपनी कमाई जो है वो अपने पास रख रहे हैं। इस कमाई का हिस्सा कहा जाता है या तो जांच का विषय है, लेकिन हरिओम की बात हम पहुंचना चाहेंगे कि इस तरह से जो है या घटनाएं शराब की हो रही 2019 में 12 बस्ती हुई थी, उसके बाद भी तमाम तक कानून बनाने की बात कही गई थी, लेकिन एक बार फिर से प्रयागराज और उसके पहले लखनऊ में जो किस तरह रोका जा सकता है। ठीक है सर। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, एक सवाल बड़ा है निकलकर सामने ये भी आता है सर, जिस तरह से राजधानी लखनऊ में मामला उजागर होता है और 6 लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने से, तो खुद एक सरकार पर भी सवाल उठता है कि आखिरकार राजधानी में अगर इस तरह का एक कारोबार फल फूल रहा है तो ये बाकी शहरों की क्या बात की जाए? सर आपने बिलाल साहब माकूल सवाल किया है। जो बेसिक पुलिसिंग होती है, ग्राउंड पुलिसिंग, जी बिल्कुल, वो कहीं हम भूल गए हैं। सोच रहे सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर और फेसबुक पे आने से और इस तरीके के सोशल मीडिया पे कारगुजारी दिखा देने से पुलिसिंग शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। आप ये बताएं कि कम्युनिटी पुलिसिंग एक्सपीरियंस, पिछली बार आपके घर पे कब कौन पुलिस वाला आया था जिसने आपकी खैरियत पूछी थी, घर के बुजुर्गों की खैरियत पूछी थी? मेरे स्वर्गवासी पिताजी जिनको गुजरे हुए 40 साल हो रहे हैं, इलाहाबाद के पुश्तैनी मकान पूछा कि साहब आपके जो लाइसेंसी हथियार हैं वो जमा कर दें, यहाँ इलेक्शन होने वाला है। अरे भैया, लाइसेंस जमा हो चुके हैं, पिताजी को गुजरे हुए 40 साल हो रहे हैं, अब आपको होश आया है? तो जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है अभिलेख पुलिस को थाने का है, वो तो हम अपडेट कर लें। जब आपको जो मौलिक एक लाइसेंस के रजिस्टर के बारे में आपने अपडेट नहीं किया, 40 साल पुराने आपने एंट्रीज पूरी नहीं की, तो मौजूदा जो रजिस्टर बदमाशान है, एक्टिव लिस्ट, गुंडा लिस्ट, क्रियाशील अपराधी रजिस्टर, गश्त गाड़ाबंदी, पेट्रोलिंग, पुलिसिंग, देखिए पार्ट टाइम काम नहीं बिलाल साहब, ये फुल टाइम जॉब है। अगर 24 घंटे पुलिसिंग को नहीं दे सकते तो वो कर्मचारी इस्तीफा देकर कहीं जाके स्कूल मास्टरी कर लें या दुकान उकान कर लें, पुलिसिंग उनके बस का रोग नहीं है। आज मैं देख के बड़ा हतप्रभ हूँ कि लोग, मतलब कोई मुझे निंदा आलोचना करने की मेरा कोई अधिकार नहीं है, नाच गाने को प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसके अलावा वृक्षारोपण करें, जरूर करें, अरे पुलिसिंग की कॉस्ट पे तो न करें। हमारी दाल रोटी पुलिसिंग से चलती है, गश्त गाड़ाबंदी, बदमाशों को नेस्तनाबूद करने में। उससे जब
फुर्सत मिले तो जरूर आप वृक्षारोपण करें, और इसके अलावा बाकी के जो काम है वो जरूर करें। शिष्टाचार सप्ताह भी बनाएं, लेकिन अगर आप अपना काम भली भांति करेंगे तो वही शिष्टाचार सप्ताह है। अभिलेख ठीक रखें, बदमाशों की नकेल कसें, वही शिष्टाचार सप्ताह है पुलिस का। और उसके बाद शिष्टाचार सप्ताह बना, इस तरीके की मौतें हो जाएं तो बिलाल साहब इसमें कोई माफी का खाना नहीं है। मैं सरासर पुलिस के नेतृत्व को और एक्साइज विभाग के नेतृत्व को दोषी मानता हूं। मुख्यमंत्री के खुली छूट के बावजूद और खुले आह्वान के बाद अगर पुलिस और एक्साइज विभाग अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है तो सरासर उनकी जिम्मेदारी है और उनके ऊपर उत्तरदायित्व निर्धारित होना ही चाहिए और उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं होना चाहिए। जहां जरूरी हो वहां डिसमिसल, और अब तक डिसमिसल नहीं हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हुई, लाइसेंसीज को ब्लैकलिस्ट नहीं किया। ये तो हंटर की चोट ऐसी होनी चाहिए बिलाल साहब, इतनी मौतें होंगी, घर के चिराग बुझ गए, कम से कम हम 24 घंटे में ये कार्रवाई तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल और बड़ी अहम बात कही है सर आपने। खुली छूट भी है सरकार की, लेकिन फिर भी उसका जो है उसी हिसाब से काम नहीं कर रहा है प्रशासन। सवाल तो खड़ा होना लाजमी बनता है। हरिओम मौर्य जी, जिस तरह से सीएम योगी ने खुली छूट दी है और कहा है कि जो इस तरह का कारोबार है, जो इस तरह से अवैध बिक्री कर रहे हैं, जो जहरीली शराब को जो बेच रहे हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन नाकाम क्यों साबित हो रहा है सर? देखिए बिलाल मलिक जी, इस तरह के जो अधिकारी हैं जो इस समय खुली छूट के बाद भी अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके खिलाफ सख्त उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो निकम्मे अधिकारी या एक्साइज विभाग के अधिकारी या जो भी पुलिस है या जो है इसमें पाए जाएंगे, उन्हें भी घर बिठाने का काम किया जाएगा। बहुत जल्दी इस पे भी सरकार निर्णय लेने वाली है। लेकिन सर सवाल यह है कि कार्रवाई कब होगी, कब घर बिठाया जाएगा? एक के बाद एक इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार घरों के चिराग बुझ रहे हैं, और लखनऊ में सर, राजधानी में भी इस तरह का अगर मामला सामने आ रहा है तो सर खुद एक सवाल बन जाता है सर। देखिए जी, इस तरह की जो भी घटनाएं पहले हुई हैं, अब इस पर ये घटना भी अब दूसरी हुई है, बड़ी घटना है। अब इससे भी सबक मिलता है। अब जल्द इससे मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी इस पे निर्णय लेने वाले हैं। वो ऐसे शांत बैठने वाले नहीं है। ऐसा ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री जो प्रदेश में इतना ईमानदारी से बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, अधिकारियों को पूरी छूट मिली है। वो बात ठीक है सर, सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या काम कर रहा है सर? सवाल अब प्रशासन में खड़ा हो रहा है सर। अब जो भी इसमें प्रशासन दोषी पाया जाएगा, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अब इस पर भी सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। ठीक है सर। आसिफ बेग जी, क्या लगता है आपको, कब तक इस तरह के मामलों पर रोक लग सकती है, और जो इस तरह की बिक्री कर रहे हैं वो कब सलाखों के पीछे होंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है आसिफ बेग जी। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, सर सवाल ये भी है यहाँ पर कि लगातार सरकार ने तो कानून बना दिया, खुली छूट भी दे दी, और प्रशासन अपना काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है, फिर उसका खामियाजा आम जनता को क्यों भुगतना पड़े सर? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसके कारण बताता हूँ क्यों जी। जो नमक हलाली और वफादारी का आलम जो है नीचे के स्तर में, क्योंकि आपने देखा होगा मेरठ में दुस्साहस उस माफिया अपराधी का कि जो फावड़ा लेके टूट पड़ा एक्साइज और पुलिस पे, उसकी हिम्मत तभी आती है जब एक पारस्परिक लेन देन का संबंध होता है। जब ये संबंध एक बार हो जाता है तो इसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन अब तोड़ने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, जो लोग नमक हलाली दिखाते हैं तो उनको भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और कोई अन्य जॉब ढूंढ लेना चाहिए, अन्य कोई व्यवसाय ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से शासन के खुले आह्वान और निर्देश के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है इससे, लेकिन ये भी बता दूं बिलाल साहब, इतना कड़ा निर्णय इसके पहले कभी नहीं हुआ कि पुलिस आयुक्त स्तर के, एडीजी स्तर के अधिकारी का स्थानांतरण हुआ हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो संलिप्त अधिकारीगण हैं, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, जिनका सीधे हस्तक्षेप
डे टू डे बेसिस के ऊपर होना चाहिए था, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। मैं हरिओम मौर्य जी के संज्ञान में ये भी लाना चाहूंगा, अगर विलंब से कार्रवाई की जाती है तो वो निष्प्रभावी हो जाती है। बिल्कुल। तत्काल कार्रवाई का प्रभाव अलग होता है और विलंब से की गई कार्रवाई का प्रभाव थोड़ा हल्का और ढीला होता है। तो तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया जो दोषी हैं उनके कार्रवाई हो जाए, जांच होती रहेगी। अंग्रेजी में कहावत है, शूट फर्स्ट अपोलोजाइज लेटर। पहले गोली चढ़ा, बाद में नाम पूछे आपका शुभ नाम क्या है, क्योंकि अगर हम ज्यादा जांच वाच करेंगे तो वो जांच के आड़ में ये एक संदेश आता है कि हम गंभीर नहीं है कार्रवाई करने के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक सवाल और यहाँ पर निकलता है, अगर वाकई में प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करता है, अगर वाकई में इस तरह के मामलों के खिलाफ पूरी संजीदगी से अधिकारी अपना काम करेगा, क्या सर ये माना जाए तो इस तरह का जो कारोबार है, जो मौत बांट रहा है, उसे खत्म किया जा सकता है? इसको हम लोगों ने खत्म किया है। ऐसा नहीं कि मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि कल्पना शक्ति उड़ान क्या कर, ये मैंने खत्म किया है। मिट्टी में मिला दिया इनके कारोबारी, इनके बर्तन, इनकी भट्टी और इनके वो बाराबंकी का एक बड़ा अभिनव प्रयोग हुआ है। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी एसपी बाराबंकी हैं, उन्होंने न सिर्फ जाकर के वहां से इनकी भट्टी वट्टी सब तोड़ के गिरा दी, बल्कि उनकी महिलाओं को मोमबत्ती बनाने का रोजगार सिखलवाया, मधुमक्खी पालन का रोजगार सिखाया। आज आपको जान के खुशी होगी, दिवाली में इतना व्यापार उन्होंने कर लिया है कि उन्हें नकली और कच्ची शराब खींचने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार के प्रयोग एनजीओ के माध्यम से करते रहे, लोगों को व्यवसाय के दूसरे मौके दिखाएं और इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों से उनको दूर करें। और ये बड़ी अभिनव प्रयोग है। मैं चाहूंगा बिलाल जी कि डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी एसपी बाराबंकी के इस प्रयोग को देखें, वहां अब दोबारा आपको शराब और कच्ची शराब की शिकायत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर। जिस तरह से लगातार कच्ची शराब बनाई जाती है और लगातार अवैध शराब की बिक्री होती है, पड़ोसी राज्यों से भी लगातार जो है बिक्री कर अवैध शराब को लाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब जब चुनाव भी होते हैं, और उससे अलग भी इसका कारोबार फल फूल रहा है सर। मोटी कमाई करने के चक्कर में लोग मौत बांट रहे हैं। तो सर जो पड़ोसी राज्यों से जो अवैध शराब लाई जाती है उसको कैसे रोका जाए सर? इसको तो देखिए, इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन। जी। आपको ये मान के चलना चाहिए कि हर जगह चुंगी और नाके आते जी। हैं। अगर चुंगी नाके हैं और उसमें पुलिस की मौजूदगी है, ये मान के चलिए कि बिना बनाने पहले का, बिना हमारी संलिप्तता के ये व्यापार फल फूल नहीं सकता है। बिल्कुल। क्योंकि इसका टर्नओवर मान के चलिए कई हजार प्रतिशत है। 5 रुपए की चीज अगर 75 रुपए की बिक रही है और उसको हम करके डाल दे चम्मच, उसमें आपका ये जो केमिकल पड़ता है उसकी लागत भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। और नाके के ऊपर रिश्वत दे करके अपनी ट्रकों को पास करा देना। उसके बाद जो कच्ची बनाई जाती है, महुए से बनती है, गन्ने के रस से बनती है, गन्ने के शीरे से, मोलाचे से बनती है। तो उसमें अगर आप देखें तो उन पॉकेट्स में, और जिन स्टेट से आती कहाँ से आएगी, जहाँ पर शराब एक्साइज ड्यूटी कम होगी, जहाँ की शराब पर बोतल 25 रुपए होगी, हमारे प्रदेश में 50 होगी, तो जाहिर है 100% से ज्यादा का मुनाफा होगा, तो वहां से स्मगलिंग होगी। वहां के नाके और वहां के चोर रास्ते हैं, उन पर निगरानी कर ली जाए। आज ड्रोन की सुविधा है हमारे पास, आज तमाम सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी चीज है अभिसूचना। बिना हमारी जानकारी के स्मगलिंग नहीं हो सकती है। बिना हमारी जानकारी के, संलिप्तता के इस प्रकार का संगठित अपराध संभव नहीं है। बिलाल साहब, ये एक संगठित अपराध है, इसमें पुलिस की संस्था के बिना ये संभव ही नहीं है। हम प्राण ऊर्जा फूकते हैं इस व्यापार में और इस धंधे में, तो इसलिए जरूरी है कि जो भ्रष्ट, अकर्मण्य और संलिप्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पहले की जानी चाहिए। बिल्कुल सर। और सर लेकिन सर एक सवाल और है कि जिन अधिकारियों पर हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और उन अधिकारियों की जो है नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है हम सबकी सुरक्षा करना है, अगर उन्हीं अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह का काम हो रहा है सर, फिर रोक कैसे लगेगी सर? ठीक है सर। हरिओम मौर्य जी, सर जिस तरह से अधिकारियों की मिलीभगत का भी जो है खुलासा होता है कई बार इस तरह के मामलों में, और एक और सवाल ये भी है यहाँ पर, सख्ती के बावजूद भी सख्ती बरती जा रही है अवैध शराब के खिलाफ, कच्ची शराब के खिलाफ, बावजूद इसके सरकारी ठेकों पर अवैध शराब देखी जा रही है, जो है उसको कैसे देखेंगे आप? उस पर रोक कैसे लगेगी सर? जी जी मौर्य जी। तो बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर
अवैध शराब या फिर कच्ची शराब का जो कारोबार फल फूल रहा है और लोग जरा यहाँ पर जो है अपनी जान से हाथ धो रहे, उसका जिम्मेदार कौन, उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई कब होगी। आप सभी मेहमानों का इससे खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है कि जो मौत बांट रहे हैं, जो मौत के सौदागर हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कब होगी। सरकार सख्त है लेकिन प्रशासन सख्त कब होगा, अधिकारी कब अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे। और जो इस तरह से मौत बांटी जा रही है जहरीली शराब के साथ, लोग जो है उसको पीने के बाद अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, लगातार घरों की खुशियां छीनी जा रही हैं, उसके जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कब होगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही।